दोस्तों, आज की कहानी उसी दौर की है जब कुछ लोगों के साहसी फैसलों ने भारत को टूटने से बचा लिया। आखिर उस समय क्या हुआ था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत साल 2022 से होती है। श्रीलंका इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। पूरा देश मुश्किल में था। सड़कों पर हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि आम आदमी के लिए रोजमर्रा का सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया था। पेट्रोल की कमी थी, खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी थीं। कई बड़े नेता देश छोड़कर भाग चुके थे। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और निराशा दिखाई दे रही थी। इसी दौरान हम मिलते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार अदिति वर्मा से। वह अपने भतीजे अनुज के साथ टीवी पर श्रीलंका की यही खबरें देख रही थीं। अनुज हैरान होकर पूछता है, बुआ, कोई पूरा देश इस हालत तक कैसे पहुंच सकता है? अदिति कुछ पल चुप रहती हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर सही समय पर सही फैसले न लिए जाए तो किसी भी देश के साथ ऐसा हो सकता है। फिर वह आगे कहती हैं, एक समय भारत भी बिल्कुल इसी खतरे के बहुत करीब पहुंच चुका था। इतना सुनते ही कहानी कई साल पीछे चली जाती है। अब समय था साल 1990 का। दुनिया में उस समय अमेरिका और इराक के बीच युद्ध चल रहा था। यह लड़ाई सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। सबसे ज्यादा असर तेल की सप्लाई पर पड़ा। कई देशों में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। भारत भी इससे बच नहीं पाया, क्योंकि उस समय देश अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से खरीदता था। तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो गए। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा। इसी दौरान हमारी मुलाकात होती है रमन से। रमन एक ईमानदार और दूर की सोच रखने वाले सरकारी अधिकारी थे। एक दिन वह अपने काम से बैंक पहुंचते हैं, लेकिन बैंक का माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं था। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक आदमी बैंक मैनेजर से बार बार लोन की गुहार लगा रहा था। वह कह रहा था, अगर मुझे आज मदद नहीं मिली तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बैंक अधिकारी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वह आदमी निराश होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रमन भी बैंक से बाहर निकलते हैं। बाहर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अचानक रमन की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो कुछ देर पहले बैंक में मदद मांग रहा था। वह पूरी तरह टूट चुका था। अगले ही पल वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबराकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर में सबके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। रमन समझ जाते हैं कि निराशा ने उस इंसान से बहुत बड़ा कदम उठवा दिया। यह सब देखकर वह अंदर तक हिल जाते हैं। उसी पल उनके मन में एक सवाल उठता है, क्या देश की हालत सच में इतनी खराब हो चुकी है? उस रात रमन घर लौटते हैं। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी पत्नी उनसे बात करती है। बेटी भी अपनी पढ़ाई के बारे में बताती है। वह आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन रमन का ध्यान कहीं और था। उनके दिमाग में बार बार वही दर्दनाक घटना घूम रही थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि देश की हालत शायद लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। अगली सुबह रमन को वित्त मंत्रालय से तुरंत बुलावा आता है। अगली सुबह रमन बिना देर किए वित्त मंत्रालय पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही देश के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इसी बैठक में रमन की मुलाकात पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी होती है। बैठक शुरू होते ही अधिकारियों ने देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा शुरू कर दी। बैठक में रमन को याद दिलाया जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने आर्थिक संकट को लेकर जो चेतावनी दी थी, आज वही बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। इतने में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। नियमों के मुताबिक अब डिप्टी गवर्नर को नया गवर्नर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच अलग थी। उनका मानना था कि इस मुश्किल समय में देश को ऐसे इंसान की जरूरत है जो सिर्फ नियमों के हिसाब से नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से फैसले ले सके। इसीलिए उन्होंने रमन का नाम आगे बढ़ाया था। यह सुनकर रमन कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे
कि यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक जिम्मेदारी थी। उन्हें बताया जाता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले कुछ महीनों में संकट और गहरा सकता है। दूसरी तरफ पत्रकार अदिति वर्मा भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए थीं। उन्हें पता चलता है कि रमन को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर बनाया जा सकता है, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या एक ऐसा अधिकारी जो पारंपरिक अर्थशास्त्री नहीं है, क्या वह देश को इतने बड़े संकट से बाहर निकाल पाएगा? अगले दिन रमन पहली बार रिजर्व बैंक के मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां मौजूद सभी अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन रमन मुस्कुराकर कहते हैं, स्वागत बाद में कर लेंगे, अभी देश ज्यादा जरूरी है। इसके बाद रमन सीधे एक अहम बैठक में पहुंचते हैं। डिप्टी गवर्नर सीआर सभी को रिपोर्ट समझाते हुए कहते हैं, देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। हमारे पास सिर्फ लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का रिजर्व बचा है। अगर यह भी खत्म हो गया तो भारत जरूरी सामान तक विदेशों से नहीं खरीद पाएगा। पेट्रोल, दवाइयां, मशीनें, सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। सीआर आगे कहते हैं, महंगाई सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाती, यह लोगों से उनका सुकून भी छीन लेती है। इसके बाद एक एक करके सभी अधिकारी अपनी अपनी चिंता बताते हैं। कोई बढ़ते घाटे की बात करता है तो कोई विदेशी मुद्रा की कमी की। लगभग 1 घंटे तक कमरे में सिर्फ समस्याओं की चर्चा होती रहती है। काफी देर तक सबकी बातें सुनने के बाद रमन पहली बार बोलते हैं। वह शांत आवाज में कहते हैं, पिछले 1 घंटे से मैं सिर्फ समस्याएं सुन रहा हूं। समस्याएं मुझे पहले से पता हैं। फिर वह पूरे कमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब से इस कमरे में वही व्यक्ति बोलेगा जिसके पास समस्या का समाधान भी होगा। रमन की यह बात सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद सीआर एक सुझाव देते हैं। वह कहते हैं, हमें अपने पुराने मित्र सोवियत संघ से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन रमन तुरंत जवाब देते हैं, काश हालात इतने आसान होते। सोवियत संघ खुद आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जो देश खुद मुश्किल में है वह हमारी क्या मदद करेगा? इसके बाद रमन एक ऐसा नाम लेते हैं जिसे सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह कहते हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मदद मांगनी होगी। उनकी ये बात सुनते ही कई अधिकारी हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ भी थे, लेकिन रमन जानते थे कि अब भावनाओं से नहीं बल्कि हकीकत को देखकर फैसला लेना होगा। यहीं से भारत को आर्थिक संकट से बचाने की असली लड़ाई शुरू होती है। रमन और सीआर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचते ही रमन बिना समय गंवाए देश की असली आर्थिक स्थिति बताते हैं। वह कहते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अगर जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो कुछ ही समय बाद हमारे पास विदेशों से जरूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखते हैं। उनके चेहरे की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वह रमन से पूछते हैं, अगर ये बात जनता को पता चल गई तो क्या होगा? रमन बिना झिझक जवाब देते हैं, लोग घबरा जाएंगे, बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, बाजार टूट सकता है और हालात हमारे हाथ से निकल सकते हैं। फिर रमन अपनी सबसे बड़ी सलाह देते हैं। वह कहते हैं, हमें IMF से मदद मांगनी होगी। ये सुनते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। प्रधानमंत्री जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं था। अगर ये बात बाहर गई तो विपक्ष सरकार पर हमला कर देगा। सरकार के कई सहयोगी दल भी नाराज हो सकते थे। लेकिन तभी रमन एक ऐसी बात कहते हैं जो वहां बैठे हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह कहते हैं, सरकार दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर देश टूट गया तो उसे दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल होगा। यह बात प्रधानमंत्री के दिल को छू जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वह रमन की योजना पर काम शुरू करने की अनुमति दे देते हैं। कुछ दिनों बाद अमेरिका से एक वरिष्ठ अधिकारी भारत आता है। उसका नाम था मार्शल। उसकी मुलाकात वित्त मंत्री और रमन से करवाई जाती है। बैठक के दौरान रमन भारत की पूरी आर्थिक स्थिति विस्तार से समझाते हैं। फिर वह लगभग $5 बिलियन की आर्थिक मदद की मांग करते हैं।
मार्शल उनकी पूरी बात ध्यान से सुनता है। फिर वह एक सीधा सवाल पूछता है, इसके बदले में भारत हमें क्या देगा? ये सवाल सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है, क्योंकि सभी जानते थे दुनिया में कोई भी देश बिना किसी शर्त के इतनी बड़ी मदद नहीं करता। रमन कुछ पल चुप रहते हैं। फिर उनके दिमाग में एक नई योजना आती है। उन्हें याद आता है कि उस समय अमेरिका इराक से जुड़े सैन्य अभियानों में लगा हुआ था। उसके लड़ाकू विमानों को लंबी उड़ानों के दौरान ईंधन भरने की जरूरत पड़ती थी। रमन समझ जाते हैं यही भारत के लिए एक मौका हो सकता है। कुछ दिन बाद एक गुप्त बैठक बुलाई जाती है। उसमें कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। रमन अपनी योजना सबके सामने रखते हैं। वह कहते हैं, अगर भारत अमेरिकी विमानों को अपनी जमीन पर ईंधन भरने की अनुमति दे दे तो IMF से मदद मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। ये सुनते ही कई मंत्री असहज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अगर ये बात जनता को पता चल गई तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। कुछ को सरकार गिरने का डर था, लेकिन रमन जानते थे कि अब जोखिम उठाए बिना देश को बचाना संभव नहीं है। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि पूरा ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद मुंबई एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अमेरिकी विमान एक एक करके वहां उतरते हैं। उन्हें चुपचाप ईंधन दिया जाता है। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। रमन और उनकी टीम को लगने लगा था कि अब शायद देश के लिए उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह गुप्त योजना ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहने वाली थी। उधर पत्रकार अदिति वर्मा को लगातार महसूस हो रहा था कि सरकार जनता से कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही है। वह कई दिनों से इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बिना पक्के सबूत के वह कोई खबर छापना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने खुद सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। कई दिनों की जांच के बाद अदिति को पता चल जाता है कि भारत चुपचाप अमेरिकी विमानों को ईंधन दे रहा है। यह जानकर वह हैरान रह जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर यह खबर बाहर आई तो पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। वह सबूत इकट्ठा करती हैं, तस्वीरें लेती हैं और पूरी जानकारी अपने पास सुरक्षित रख लेती हैं। अगली सुबह देश के लगभग हर अखबार और न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। विपक्ष सरकार पर हमला बोल देता है। संसद में जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, भारत आखिर अमेरिका की मदद क्यों कर रहा है? सरकार पर दबाव लगातार बढ़ने लगता है। हालात को देखते हुए तुरंत फैसला लिया जाता है कि यह पूरा ऑपरेशन यहीं रोक दिया जाए। हालांकि तब तक भारत को करीब $700 मिलियन की मदद मिल चुकी थी। इससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन आर्थिक संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद अमेरिका की तरफ से फिर संदेश आता है। इस बार मार्शल एक नई बात बताता है। वह कहता है, IMF भारत को लगभग $5 बिलियन तक की सहायता देने पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी शर्त भी थी। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करने होंगे। यह सुनते ही वित्त मंत्री सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था देश को कई पुराने नियम बदलने होंगे, बाजार को और खुला बनाना होगा, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति देनी होगी। यह फैसला आसान नहीं था। कुछ अधिकारियों को डर था कि विदेशी कंपनियां भारतीय उद्योगों पर भारी पड़ जाएंगी, लेकिन रमन की सोच अलग थी। वह कहते हैं, अगर हम हमेशा दुनिया से कट कर रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मुकाबला मुश्किल जरूर होगा, लेकिन यही हमें मजबूत भी बनाएगा। काफी चर्चा के बाद वित्त मंत्री रमन को आर्थिक सुधारों की योजना तैयार करने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की टीमें दिन रात काम में लग जाती हैं। कहीं टैक्स व्यवस्था पर काम हो रहा था, कहीं व्यापार से जुड़े नियम बदले जा रहे थे। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का फैसला था। लेकिन जब सब कुछ सही दिशा में जाता दिखाई दे रहा था, तभी राजनीति ने पूरा खेल बदल दिया। एक दिन सीआर तेजी से रमन के कमरे में आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह कहते हैं, सर, बहुत बुरी खबर है। रमन तुरंत पूछते हैं, क्या हुआ? सीआर बताते हैं,
सरकार अब इन सुधारों के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। ये सुनते ही रमन तुरंत वित्त मंत्री के पास पहुंचते हैं। वह वजह पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया है। प्रधानमंत्री जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं। अब सरकार सिर्फ कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करेगी। ऐसे में कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना लगभग नामुमकिन था। ये खबर सुनकर रमन पूरी तरह निराश हो जाते हैं। जिस योजना पर महीनों से मेहनत हो रही थी वह एक पल में रुक गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें अब भी विश्वास था कि देश को बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बस उन्हें उस रास्ते की तलाश करनी थी। ऑफिस से बाहर निकलते समय सीआर धीरे से कहते हैं, शायद अब सब खत्म हो गया है। लेकिन रमन तुरंत उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर मैं हार मान गया तो रिजर्व बैंक हार जाएगा, और अगर रिजर्व बैंक हार गया तो पूरा देश हार जाएगा। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी घटना होती है, लेकिन वही घटना रमन को एक बड़ा रास्ता दिखाती है। ऑफिस का पुराना चपरासी पाटिल एक एक कर्मचारी के पास जाकर थोड़े थोड़े पैसे उधार मांग रहा था। कोई उसे 10 रुपए देता, कोई 20 रुपए, तो कोई 50 रुपए। रमन ये सब चुपचाप देखते रहते हैं। फिर वह पाटिल से पूछते हैं, तुम सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा क्यों मांग रहे हो? पाटिल मुस्कुराकर जवाब देता है, सर, अगर एक आदमी पूरी मदद नहीं कर सकता तो कई लोग मिलकर मेरी मुश्किल आसान कर सकते हैं। पाटिल की यह साधारण सी बात रमन के दिमाग में बैठ जाती है। वह सोचने लगते हैं, अगर एक इंसान कई लोगों से थोड़ी थोड़ी मदद लेकर अपनी परेशानी दूर कर सकता है तो क्या भारत भी ऐसा नहीं कर सकता? यहीं से उनके दिमाग में एक नई योजना जन्म लेती है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि बोस्टन में दुनिया के कई देशों की एक बड़ी आर्थिक बैठक होने वाली है। रमन तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता था शायद यही भारत की आखिरी उम्मीद हो। बैठक में जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो वह किसी से दया नहीं मांगते। वह पूरी दुनिया को भारत की ताकत बताते हैं। वह कहते हैं, भारत गरीब नहीं है, भारत के पास मेहनती लोग हैं, प्रतिभा है और आगे बढ़ने की ताकत है। हमें सिर्फ थोड़ा समय और भरोसा चाहिए। रमन का भाषण वहां मौजूद कई देशों के प्रतिनिधियों को प्रभावित करता है। बैठक खत्म होने के बाद कुछ देश भारत की मदद के लिए आगे आते हैं। रमन लगभग $30 मिलियन की आर्थिक सहायता जुटाने में सफल हो जाते हैं। भारत लौटते समय उनके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। उन्हें लगता है अब शायद हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन एक और बुरी खबर आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत अचानक बढ़ जाती है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। अब विदेशों से सामान खरीदना पहले से भी ज्यादा महंगा हो जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम होने लगता है। विशेषज्ञ साफ कहने लगते हैं कि अगर जल्द कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो भारत कुछ ही हफ्तों में आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। यह रिपोर्ट पढ़कर पहली बार रमन पूरी तरह थके हुए दिखाई देते हैं। वह घंटों अपने कमरे में अकेले बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि हर बार एक समस्या खत्म होती है और उसके सामने उससे भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। आखिरकार वह सीआर के कमरे में जाते हैं, धीरे से कहते हैं, शायद अब समय आ गया है कि मैं यह पद छोड़ दूं। सीआर ये सुनकर कुछ पल चुप रहते हैं। फिर वह रमन के सामने आकर कहते हैं, जब आपको इस पद पर चुना गया था तब मुझे लगा था कि यह फैसला गलत है, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं इस जिम्मेदारी के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं था। फिर वह कहते हैं, अगर आज आप हार मान गए तो सिर्फ एक इंसान नहीं हारेगा, पूरा देश हार जाएगा। सीआर की ये बातें सुनकर रमन के अंदर फिर से हिम्मत लौट आती है। उन्हें एहसास होता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और शायद देश को बचाने का सबसे बड़ा रास्ता अभी मिलना बाकी है। उस रात जब वह घर पहुंचे तो लंबे समय बाद अपने परिवार के साथ बैठकर बात करने लगे। तभी उनकी पत्नी ने एक साधारण सी बात कही। वह बोली, मुश्किल समय में हर परिवार अपनी सबसे कीमती चीज का सहारा लेता है। इतना सुनते ही रमन के मन में एक नया विचार आया। वह सोचने लगे, अगर एक परिवार मुश्किल समय में अपना सोना इस्तेमाल कर सकता है
तो क्या देश भी ऐसा नहीं कर सकता? अगले ही दिन वह वित्त मंत्री से मिलते हैं। रमन अपनी नई योजना बताते हैं। वह कहते हैं, हमें अपना सोना बेचना नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए गिरवी रखना है। इसके बदले हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी और देश को संभलने का समय मिल जाएगा। यह सुनकर वित्त मंत्री गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि सोना सिर्फ धन नहीं था, वह देश की प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था। लेकिन अब देश के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। काफी चर्चा के बाद इस योजना को मंजूरी दे दी जाती है। फैसला लिया जाता है कि पूरा ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रहेगा। अगर लोगों को पता चल गया कि भारत अपना सोना विदेश भेज रहा है, तो पूरे देश में घबराहट फैल सकती थी। इसके बाद सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सोने को साधारण कंटेनरों में रखा जाता है ताकि किसी को शक न हो। भारी सुरक्षा के बीच काफिला धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक गाड़ी कंटेनरों से टकरा जाती है। कुछ देर के लिए पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता है। लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं। रमन खुद मौके पर पहुंचते हैं। वह बिना घबराए स्थिति संभालते हैं। आखिरकार काफिला समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उधर पत्रकार अदिति वर्मा भी महीनों की जांच के बाद एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। अब उन्हें पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। वह रमन से पूछती हैं, क्या यह सच है कि भारत अपना सोना विदेश भेज रहा है? रमन शांत स्वर में जवाब देते हैं, देश को बेचने और देश को बचाने में बहुत फर्क होता है। फिर वह कहते हैं, अगर आज यह कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में पूरा देश आर्थिक संकट में डूब जाएगा। इसके बाद वह अदिति से कहते हैं, आप पत्रकार हैं, सच लिखना आपका अधिकार है, लेकिन अगर यह खबर आज छप गई तो इसका नुकसान सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे देश का होगा। पूरी रात अदिति इसी बात को सोचती रहती हैं। एक तरफ उनका पेशा था और दूसरी तरफ देश का हित। अगली सुबह रमन घबराते हुए अखबार देखते हैं, लेकिन कहीं भी उस खबर का जिक्र नहीं होता। अदिति ने सच जानने के बाद भी उसे प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा देश का हित किसी भी बड़ी खबर से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद 1991 में नई सरकार बनती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं। देश में बड़े आर्थिक सुधार शुरू होते हैं। धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। विदेशी निवेश बढ़ता है, उद्योग आगे बढ़ते हैं। भारत उस संकट से बाहर निकल आता है जिसने कभी उसे दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया था। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि विदेश भेजा गया सोना बाद में वापस भी भारत आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कुछ लोगों ने उस मुश्किल समय में ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से भारत आर्थिक रूप से टूटने से बच गया। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है कि कभी-कभी सबसे कठिन फैसले ही इतिहास बदल देते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानी देखने के लिए ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।